चलो देखो, टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, साथ साथ बेटा लिखते भी रहना, ठीक है। देखिए टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। शांत शांत, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। टोटल सेक्शंस बेटा इसमें पढ़ने 22 से लेके 27, ओनली 5-6 सेक्शंस पढ़ने, 22 to 27। सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 22। यह है आपका चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, ध्यान से सुनना, देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी में ओनली कौन सा प्रॉपर्टी लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू, लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू। ध्यान से देखो, आपके पास क्या है बेटा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू। इस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होगा, क्या होगा, एनुअल वैल्यू। हमने क्या बोला, देखो प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू। मीनिंग समझाऊंगा थोड़ी देर में। उस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू के ऊपर आपको क्या देना होगा, टैक्स। कहां देना होगा टैक्स, तो बोला अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो दोबारा बोल रहा हूं, आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ओनली लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू। उस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू पे आपको क्या देना होगा, टैक्स। कहां पे टैक्स देना होगा, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन टैक्स देने से पहले आपको क्या कर लेना है, आफ्टर, टैक्स कब लगेगा, आफ्टर क्लेमिंग द डिडक्शन, आफ्टर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के आपको क्या क्लेम करने हैं, डिडक्शन क्लेम करने हैं। 24 के क्या क्लेम करने हैं बेटा, आपको डिडक्शन क्लेम करने हैं। 24 में क्या डिडक्शन है, ये हम इसका पूरा एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। 24 में क्या डिडक्शन है, तो लॉ मेकर ने क्या बोला, आपके पास प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन टैक्स देने से पहले आप क्या क्लेम करोगे, डिडक्शन क्लेम करोगे, करेक्ट है। लेकिन प्रोवाइडेड 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन बेटा आपके क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस। एंड सेकेंड कंडीशन, assessee should not use such house property in his own business and profession, own business and profession। देखो क्या बोला मैंने, अब एक एक चीजों को समझते हैं। आपके पास क्या है बेटा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कौन सी वाली प्रॉपर्टी लेनी है, लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू। समझना, अब ये क्या होता है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। देखो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि सर जब आपके पास कोई वेकेंट प्लॉट है, वेकेंट क्या है, प्लॉट है, इस वेकेंट प्लॉट पे आपने 4 दीवारी और ऊपर छत बना दिया, तो ये जो वेकेंट प्लॉट है अब शेप ले लेगा प्रीमाइसेस का। किसका, प्रीमाइसेस का। और जब आपकी ये प्रीमाइसेस मल्टीपल स्टोरी में होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्डिंग। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा,
बिल्डिंग। समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, चार दीवारी और ऊपर छत का होना बहुत ही जरूरी है। चार दीवारी ऊपर छत होगा तभी वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयरटू के डेफिनेशन में आएगा। चार दीवारी और ऊपर छत, मान लो चार दीवारी तो है लेकिन छत नहीं है तो वो नहीं आएगा। चार दीवारी होना चाहिए और ऊपर क्या होना चाहिए, छत होना चाहिए। अगर छत नहीं है तो यहां पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। करेक्ट है? अब हम क्या बोल, अगर सिर्फ खाली प्लॉट ऑफ लैंड होगा तो भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। सिर्फ प्लॉट ऑफ लैंड है, खाली वेकेंट प्लॉट है तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं आएगा। कहां जाएगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। समझा? यानी अगर आप सिर्फ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड को किराए पे लगाते हो, उससे कुछ रेंट आता है तो हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तभी होगा जब आपके पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयरटू। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, चार दीवारी होनी चाहिए और ऊपर क्या होना चाहिए, छत होना चाहिए। लेकिन मान लो चार दीवारी भी है और ऊपर छत भी है और मैंने डोर बनाने के लिए स्पेस छोड़ रखा है और विंडो लगाने के लिए स्पेस छोड़ रखा है, और अभी तक मैंने डोर और विंडो नहीं लगाया, अगेन वो प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो डोर और विंडो क्या होना चाहिए, लगा होना चाहिए। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि चार दीवारी तो है, ऊपर छत भी है, लेकिन डोर के लिए मैंने स्पेस छोड़ रखा है और विंडो के लिए स्पेस छोड़ रखा है, लेकिन अभी तक डोर और विंडो मैंने अटैच नहीं किया है, तो अगेन वो प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो डोर भी होना चाहिए, विंडो भी होना चाहिए, चार दीवारी भी होनी चाहिए और छत भी होनी चाहिए। ठीक है? हम ये बोल रहे हैं कि प्रीमाइसेस के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स, लेकिन सम केसेस में आगे समझाऊंगा कि प्रीसिंक्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगता है। प्रीसिंक्ट्स का मतलब होता है चार दीवारी तो है लेकिन ऊपर छत नहीं है, चार दीवारी तो है लेकिन ऊपर छत नहीं है। करेक्ट है? अब सुनना, सर ये जो चार दीवारी है किसकी बनी होनी चाहिए? बोला मड की बनी हो, ब्रिक्स की बनी हो, स्टोन की बनी हो, किसी भी चीज की बनी हो चलेगा। ठीक है? सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा, चार दीवारी और ऊपर क्या होना चाहिए, छत होना चाहिए, तभी वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में आएगा। करेक्ट है? लेकिन ध्यान से, अगर तुमने पूरी प्रीमाइसेस को नहीं लेट आउट किया, ओनली किसको लेट आउट किया, रूफ को लेट आउट किया, स्टिल वो टैक्सेबल कहां होगा, हाउस प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि एक बार लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया और तुमने क्या बना दी, वहां पे घर बना दी, तो लैंड अपना स्टेटस छोड़ देता है। लैंड अपना स्टेटस क्या करेगा, छोड़ देगा। वो किसकी डेफिनेशन में कवर्ड हो जाएगा, प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में कवर्ड हो जाएगा। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ है अपनेंट देयरटू, क्या है ये, अपनेंट देयरटू। अपनेंट देयरटू का मतलब होता है लैंड अटैच्ड विथ बिल्डिंग, लैंड अटैच्ड विथ बिल्डिंग। जो भी लैंड बिल्डिंग से अटैच्ड है उसको हम किसकी डेफिनेशन में लाते हैं, अपनेंट देयरटू के डेफिनेशन में लाते हैं। अब ध्यान से समझना, लॉ मेकर ने वर्ड क्या लिखा है बेटा, बिल्डिंग। लॉ मेकर ने वर्ड क्या लिखा है, बिल्डिंग, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया किस टाइप की बिल्डिंग। तो ध्यान से, यहां पे कॉमर्शियल बिल्डिंग भी आएगा, यहां पे कॉमर्शियल बिल्डिंग भी आएगा और रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आएगा। कॉमर्शियल बिल्डिंग भी आएगा और रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आएगा। समझा? अब सुनो, अगर तुम्हारा कॉमर्शियल बिल्डिंग होगा तो अपनेंट देयरटू का मतलब क्या है। अगर तुम्हारा कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो अपनेंट देयरटू का मतलब होगा तुम्हारा पार्किंग। तुम्हारा जो पार्किंग एरिया होगा वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, अपनेंट देयरटू के। तुम्हारा जो स्विमिंग पूल होगा वो अपनेंट देयरटू के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है? तुम्हारा जो गार्डन होगा वो अपनेंट देयरटू के डेफिनेशन में आएगा। अब मुझे बताओ, पार्किंग के ऊपर, स्विमिंग पूल के ऊपर, इन सब के ऊपर छत होती है क्या, नहीं। इसलिए मैंने क्या बोला था कि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पे छत नहीं भी होगा तो भी वो कवर्ड है। तो मैंने क्या बोला, कॉमर्शियल बिल्डिंग में अपनेंट देयरटू का मतलब क्या है, तुम्हारा पार्किंग, तुम्हारा स्विमिंग पूल, तुम्हारा गार्डन। अब यहां पे छत होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वहां पे अपनेंट देयरटू का मतलब है तुम्हारा किचन, तुम्हारा वॉशरूम, कोर्टयार्ड, काउ शेड, स्टेबल, पार्किंग, गैरेज एक्सेट्रा। ये सब किसकी डेफिनेशन में आएगा बेटा,
अपनेंट देयर टू के डेफिनेशन में आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, दो बातें, या तो कमर्शियल बिल्डिंग होगा या तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगा। कमर्शियल बिल्डिंग में तुम्हारा पार्किंग, तुम्हारा स्विमिंग पूल, तुम्हारा गार्डन किसकी डेफिनेशन में आएगा, अपनेंट देयर टू। अब देखो यहां पे छत नहीं भी है फिर भी वो किसकी डेफिनेशन में कवर्ड है, बिल्डिंग के डेफिनेशन में कवर्ड होगा। तो जो भी लैंड बेटा अटैच्ड है बिल्डिंग के साथ, उन सब का स्टेटस अपने आप चेंज हो जाता है जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या चीज लेना है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू। क्या समझाया मैंने, 4 दीवारी होनी चाहिए और ऊपर छत होना चाहिए। सम केसेस में छत नहीं भी होगा तो चलेगा। 4 दीवारी किस चीज की होनी चाहिए, ब्रिक्स की, स्टोन की, मड की, किसी भी चीज की हो, बस 4 दीवारी और ऊपर छत का होना बहुत ही जरूरी है। करेक्ट है। अगर तुम्हारी एनुअल वैल्यू पूरे प्रीमाइसेस की है तो भी टैक्सेबल होगा, ओनली रूफ को लेट आउट कर रहे हो तो भी टैक्सेबल होगा। तो एनुअल वैल्यू चाहे पूरी लैंड की प्रीमाइसेस की हो या फिर रूफ की हो, उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, टैक्स। कहां, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट है। अपनेंट देयर टू का मतलब क्या है, लैंड अटैच्ड विथ बिल्डिंग। अपनेंट देयर टू का मतलब क्या है, लैंड अटैच्ड विथ बिल्डिंग। अब ये जो लैंड अटैच्ड विथ बिल्डिंग है, इसमें मैंने दो बातें समझाई, कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग में तुम्हारा पार्किंग, तुम्हारा स्विमिंग पूल, तुम्हारा गार्डन, ये सब किसकी डेफिनेशन में आएगा, अपनेंट देयर टू के डेफिनेशन में आएगा। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तुम्हारा किचन, तुम्हारा वॉशरूम, तुम्हारा कोर्टयार्ड, तुम्हारा काउ शेड, तुम्हारा स्टेबल, पार्किंग, गैरेज, ये सब किसकी डेफिनेशन में आएगा, अपनेंट देयर टू के डेफिनेशन में आएगा। अब एनुअल वैल्यू चाहे इस चीज की हो चाहे पूरी की पूरी प्रीमाइसेस की हो, दोनों की दोनों कहां टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जब तक प्लॉट वेकेंट है तब तक वो लैंड कहलाएगा। जैसे ही प्लॉट के ऊपर तुमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया, अब वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, बिल्डिंग के डेफिनेशन में आ जाएगा, यानी प्लॉट अपना स्टेटस छोड़ देगा। ठीक है, देखो यहां तक सबको क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 मिनट्स में समझाता हूं। पहले बात करते हैं, हमने क्या बोला, प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा बेटा, टैक्स। प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। कौन से हेड में लगेगा, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन टैक्स लगाने से पहले हम क्या क्लेम कर लेंगे, डिडक्शन। कौन से सेक्शन का डिडक्शन क्लेम करेंगे, 24 में। 24 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या है। अभी समझ लो 24 में क्या डिडक्शन मिलता है। 24 में डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। अगर तुमने घर लोन पे लेके बनाया है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। और एक डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। ये दो डिडक्शंस आपको माइनस करने, तो मतलब जो भी आपकी ये एनुअल वैल्यू आएगी उसमें से क्या माइनस कर देना, ये दो डिडक्शंस माइनस कर देना। अब जो बैलेंस अमाउंट बचेगा ना, उसके ऊपर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लॉ मेकर क्या बोल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। पहली कंडीशन, आप उस घर के क्या होने चाहिए बेटा, ओनर होने चाहिए। आप उस घर के क्या होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। और आप उस घर को अपने खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं करोगे। आप उस घर को अपने खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं करोगे। ठीक है, समझना। मैंने मान लो अपना घर लेट आउट किया शुभम को, मैंने अपना घर लेट आउट किया शुभम को, आई एम द ओनर ऑफ दैट हाउस। तो शुभम मुझे रेंट दे रहा है, दैट रेंट विल बी माई रेंटल इनकम एंड वो टैक्सेबल होगा अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि मैं उस घर का ओनर हूं। समझा। लेकिन शुभम ने उस घर को दोबारा किराए पे चढ़ा दिया, यानी अब लेट आउट कौन कर रहा है, शुभम। शुभम ने मान लो वो लेट आउट कर दिया सौरभ को, तो सौरभ जो रेंट दे रहा है शुभम को, वो शुभम के लिए रेंटल इनकम, बट वो रेंटल इनकम शुभम के हेड में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शुभम इज नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस। ओनर तो मैं हूं। तो शुभम जो रेंट मुझे दे रहा है उसके ऊपर मैं टैक्स कहां भर दूंगा, हाउस प्रॉपर्टी में, बिकॉज आई एम द ओनर। लेकिन शुभम जो घर को किराए पे लगा रहा है उसको हम बोलते हैं लॉ में सबलेट करना। एक किराएदार दोबारा किराए पे चढ़ा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबलेट करना। तो सबलेट की जो इनकम होगी वो डिपेंड करता है इनकम के नेचर के ऊपर। पता करो क्या शुभम ऐसा हमेशा करता है,
तो इसका हम बिजनेस मान लेंगे, तो कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड बिजनेस। और अगर शुभम ऐसा कभी कभी करता है तो कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड अदर सोर्सेस। याद रहेगा? दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी हेड में तभी टैक्स लगेगा जब आप उस घर के क्या हैं? ओनर हैं। अगर आप उस घर के ओनर नहीं हैं तो ये टैक्स लग सकता है या तो अंडर द हेड पीजीबीपी या तो अंडर द हेड अदर सोर्स। पीजीबीपी में कब लगेगा? जब आप रेगुलर इनकम ऐसा अर्न करते हो, और अदर सोर्स में कब लगेगा? जब आप ऐसा कभी कभी करते हो। समझा? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आप उस घर को खुद के बिजनेस में यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, मेरा प्रीमाइसेस और मैं उस प्रीमाइसेस में खुद का बिजनेस कर रहा हूं, तो अब टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी के हेड में, बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होगा। समझा? मेरा प्रीमाइसेस और मेरा खुद का बिजनेस, तो कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस हेड में। लेकिन अब सुनना, मैंने जिसको किराए पे दिया, मान लो मैंने सोमेश को किराए पे दिया, सोमेश ने वहां पे किराने की दुकान खोल रखी है। अब सोमेश मुझे रेंट दे रहा है, क्या वो बिजनेस मेरा है? नहीं ना। सोमेश मुझे क्या दे रहा? रेंट। वो रेंट कहां टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन सुनना, सोमेश ने जो किराने का दुकान खोला, इसको एम्प्लॉय की जरूरत थी, स्टाफ की जरूरत थी, मैं उसमें स्टाफ एज ए अपॉइंट हो गया। तो मुझे एक तो स्टाफ की सैलरी आ रही है और मुझे घर का रेंट आ रहा है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? जो तुझे स्टाफ की सैलरी आ रही है वो तो अंडर द हेड सैलरी, ठीक है, लेकिन जो तुझे रेंट आ रहा है वो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? लेकिन अगर मैं सोमेश के बिजनेस का स्टाफ ना बन के मैं पार्टनर बन जाऊं, सोमेश ने बिजनेस कर रहा है, मैं उसमें क्या बन गया? पार्टनर, तो अब जो मुझे रेंट आ रहा है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड बिजनेस। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स आर द ओनर, पार्टनर्स आर द ओनर। आई बात है समझ में? दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि जिसका वो घर है ना, उसका खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए। किराएदार अगर बिजनेस करेगा तो चलेगा। तो अगर मेरा खुद का घर है और मैं खुद बिजनेस कर रहा हूं तो अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। लेकिन मेरा किराएदार बिजनेस कर रहा है तो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन किराएदार के बिजनेस का मैं पार्टनर बन जाऊं तो अंडर द हेड पीजीबीपी। लेकिन किराएदार के बिजनेस का मैं पार्टनर ना बन के स्टाफ बना तो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? सारी बातें क्लियर? दोबारा बोल रहा हूं, मैं ओनर, मेरा ही बिजनेस, तो अंडर द हेड पीजीबीपी। मैं ओनर लेकिन टेनेंट का बिजनेस, तो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मैं ओनर, टेनेंट का बिजनेस और मैं टेनेंट का स्टाफ, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मैं ओनर, टेनेंट का बिजनेस और मैं टेनेंट का पार्टनर, तो अंडर द हेड पीजीबीपी। याद रहेगी चार बातें? चार अलग अलग बातें मैंने बोली। क्या क्या बोला? रिपीट करो। ओनर मैं, बिजनेस भी मेरा, अंडर द हेड पीजीबीपी। ओनर में, बिजनेस टेनेंट का, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओनर में, बिजनेस किसका? टेनेंट का, मैं उसका स्टाफ यानी एम्प्लॉय, तो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मैं ओनर, बिजनेस टेनेंट का, मैं उसका पार्टनर, तो अंडर द हेड पीजीबीपी। क्यों? पार्टनर्स आर द ओनर। आई बातें समझ में? यहां तक कोई डाउट? पक्का? चलो अब हम पूरा सम अप कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 22। हमने क्या बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन टैक्स लगाने से पहले क्या क्लेम कर लेना? डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 का। 24 में दो डिडक्शन मिलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। ये माइनस कर लेना। अब जो इनकम आएगा उसके ऊपर क्या दे देना? टैक्स। लेकिन टैक्स देने से पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई करना। तुम उस घर के क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए, और उस घर को तुम खुद के बिजनेस में यूज नहीं करोगे। अगर खुद के बिजनेस में यूज कर रहे हो तो बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होगा। टेनेंट का बिजनेस है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। टेनेंट का बिजनेस और तुम उसके एम्प्लॉय हो तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। टेनेंट के बिजनेस और तुम उसके पार्टनर हो तो
बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। ये है तुम्हारा सेक्शन नंबर 22, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। क्लियर हो गया? अब देखो चार्जिंग सेक्शन में हमने सारी बातें डिस्कस कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग अपने देयर टू पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ना रह गया? एनुअल वैल्यू। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का सबको याद हो गया? चलो फास्ट टाइम, लास्ट टाइम आप लोग सब बोलो। सबसे पहले अपन को क्या देखना है? प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या देखना है? लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू। फिर क्या देखना है सेकंड पॉइंट में? एनुअल वैल्यू। फिर थर्ड पॉइंट में क्या लगाना है उसके ऊपर? टैक्स। फोर्थ पॉइंट में टैक्स लगाने से पहले क्या क्लेम कर लूं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का। और फिफ्थ पॉइंट में क्या कंडीशन देखूं कि टैक्स तब लगेगा जब तुम क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए एंड खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में उस प्रीमाइसेस को यूज नहीं करोगे। रट्टा हो गया ये 22। चलो हाँ समझाऊंगा आगे, धीरे धीरे सब समझेंगे हम। डन? नोट कर लिया? कोई पर्सन जिसका बिजनेस ये है कि वो लेट आउट रख रहा है बिल्डिंग्स को, कोई बिल्डिंग्स को, और खुद की बिल्डिंग को फिर लेट आउट में डालेगा, तो हाउस प्रॉपर्टी में डालेगा कि पीसी में? क्वेश्चन ही नहीं समझा। 9th वन उसका तो बिजनेस है ना लेटिंग आउट का। हाँ, पर ये नहीं बोला कि वो कौन सा बिल्डिंग डाल रही है, और फिर बाद में खुद का बिल्डिंग डाल रही है रेंट पे। यहाँ पे तो बिल्डिंग में दोनों कवर्ड है, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। हाउस प्रॉपर्टी में डाले कि पीसी में? हाउस प्रॉपर्टी डिपेंड, देख लो पहले रेंटल इनकम रेगुलरली आ रही है या फिर कभी कभी आती है। डन? चलो अब आते हैं बेटा हाउ टू फाइंड आउट एनुअल वैल्यू। हाउ टू फाइंड आउट एनुअल वैल्यू, ध्यान से देखना क्या सीख रहे हैं हम। हाउ टू फाइंड आउट एनुअल वैल्यू। देखो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? GAV लेना है। क्या लेना है? GAV। GAV का फुल फॉर्म है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आप क्या लोगे? सबसे पहले GAV लोगे। इसमें से आपको लेस कर देना है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड यानी ओनर। म्युनिसिपल टैक्स बेटा किसने पे कर रखा हो? ओनर ने, लैंडलॉर्ड ने, ठीक है। ध्यान से म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए बेटा, ड्यू होगा तो लेस मत करना। म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए। अब ये पेड करंट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो या एडवांस ईयर का हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका प्रीवियस ईयर अभी 21-22 चल रहा है, तो आपने ये म्युनिसिपल टैक्स 2021 का भरा हो या एडवांस में 22-23 का भर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी म्युनिसिपल टैक्स तूने 21-22 में भरा है वो सब लेस कर, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो लास्ट ईयर का हो, चाहे वो एडवांस ईयर का हो, लेकिन पेड होना चाहिए। और ध्यान से पेड ओनली कौन करेगा? लैंडलॉर्ड। अगर पेड टेनेंट ने कर रखा है तो लेस मत करना, समझा? पेड ओनली कौन करेगा? लैंडलॉर्ड। तो उसको क्या कर देना है? लेस। फिर आपको बेटा लेस करना है अनरियलाइज्ड रेंट। क्या लेस करना है? अनरियलाइज्ड रेंट आपको लेस कर देना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है ऐसा रेंट जो मैंने कमा तो लिया हूं लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, मतलब ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बोलता हूं कि मुझे कोई रेंट अनरियलाइज हो गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है, 3 सवाल का आंसर दे तू। सबसे पहला, क्या वो सच्ची में तेरा टेनेंट था? तो मुझे रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
कंडीशन बता रहा हूं बेटा, अनरियलाइज रेंट कब माइनस होगा? पहली कंडीशन तुम क्या दिखाओगे? रेंट एग्रीमेंट, मतलब टेनेंट मस्ट बी बोनाफाइड। पहली कंडीशन क्या है? टेनेंट मस्ट बी बोनाफाइड, रियली में वो तेरा टेनेंट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, टेनेंट शुड नॉट ऑक्युपाई एनी अदर हाउस ऑफ द असेसी। मतलब क्या कि जिस असेसी, जैसे मान लो मेरा एक घर था, सोमेश मेरा टेनेंट, तो सोमेश भाग गया, लेकिन सोमेश मेरे एक घर को छोड़ के चला गया, लेकिन वो मेरे दूसरे घर में रह रहा है। तो अगर टेनेंट सेम असेसी के किसी दूसरे घर में रह रहा है तो मुझे बताओ क्या वो भागा? नहीं ना। तो मुझसे रेंट तो रिकवर कर सकते हो ना। तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो टेनेंट है वो आपके किसी दूसरे घर में नहीं रह रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले वो बोनाफाइड टेनेंट होना चाहिए, वो उसी असेसी के किसी दूसरे घर में वो ना रह रहा हो। और तीसरी कंडीशन, टेनेंट से आपने रेंट रिकवर करने का सारा तरीका अपना लिया बट रेंट रिकवर नहीं हो पा रहा। टेनेंट से रेंट रिकवर करने का आपने सारा तरीका अपना लिया बट वो रेंट रिकवर नहीं हो पा रहा। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो आपको अनरियलाइज रेंट को माइनस करने दिया जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन, टेनेंट सच्ची में तेरा टेनेंट होना चाहिए, मतलब टेनेंट मस्ट बी बोनाफाइड। वो टेनेंट किसी तेरे दूसरे घर में नहीं रहना चाहिए। टेनेंट शुड नॉट ऑक्युपाई द हाउस सेम हाउस ऑफ सेम असेसी अदर हाउस। ठीक है, तो टेनेंट दूसरे घर में नहीं रहना चाहिए। और तीसरा क्या कंडीशन याद रखना है कि जो टेनेंट से आपने रेंट रिकवर करने का सारा तरीका अपना लिया लेकिन रेंट रिकवर नहीं हो पा रहा। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो आपका अनरियलाइज रेंट क्या कर दिया जाएगा बेटा? माइनस कर दिया जाएगा। अब हम लेस करेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय लैंडलॉर्ड। देखो, ऑब्लिगेशन किसका है बेटा? टेनेंट का। ऑब्लिगेशन किसका है? टेनेंट का, लेकिन बॉन्ड किसने किया है? लैंडलॉर्ड ने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाटर बिल और आपका मेंटेनेंस चार्ज। एक बात मुझे बताओ, अगर आप घर किराए पे लगा रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और मेंटेनेंस चार्ज कौन भरेगा? टेनेंट भरेगा ना। लेकिन टेनेंट का ये सारा खर्चा लैंडलॉर्ड भर रहा है। मैं मान लो मैंने एक घर किराए पे लगाया 10,000 में, मैंने क्या बोला? इंक्लूडिंग वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस चार्ज। और जो 10,000 मुझे टेनेंट देता है, हर एक महीना बेटा 10,000 में से 2,000 रुपए मुझे इन तीनों में खर्चे हो जाते हैं। तो मेरा नेट इनकम कितना? 8,000 ना भाई। समझ में आ रहा? तो ऑब्लिगेशन किसका है? टेनेंट का, लेकिन बियर कौन कर रहा है? लैंडलॉर्ड। तो लेस कर देना। समझ में आ गया? क्या कर देना? उसको लेस कर देना। ध्यान से अब ऐड करोगे। अब क्या करोगे बेटा? ऐड करोगे। क्या? एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। रेंट के अलावा जो भी एडिशनल कंसिडरेशन टेनेंट से मिल रहा है उसको क्या कर देना है बेटा? ऐड कर देना। उसको क्या कर देना है? ऐड। एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम टेनेंट, रेंट के अलावा कुछ भी टेनेंट से जो भी मिलेगा उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल, मैं किसी का किराएदार बना, ठीक है, उनको ये पता चला कि ये सीएस को पढ़ाता है, तो उनके 2 बच्चे सीएस कर रहे थे, तो बोला कि लॉ और टैक्स आप पढ़ा देना बिना पैसे का। लॉ और टैक्स आप पढ़ा देना बिना पैसे का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखा जाए इनडायरेक्टली वो मुझसे क्या ले रहे हैं? रेंट। मेरा रेंट तो कम कर दिया लेकिन मुझे क्या नहीं दे रहे? मेरा फीस नहीं दे रहे। समझ में आ रहा? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? जो भी एडिशनल कंसिडरेशन है रिसीव फ्रॉम टेनेंट वो क्या कर देना? आपको ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने क्या बोला आपको? जीएवी लेना है, जीएवी में से लेस कर देना है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द लैंडलॉर्ड, अनरियलाइज रेंट लेस कर देना है, ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बॉन्ड बाय लैंडलॉर्ड क्या करना है? लेस करना है, और ऐड करना है एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द टेनेंट। समझ में आ गया? तो अब जो आपका अमाउंट बेटा निकल के आएगा इसको बोलते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, करेक्ट है? अब आपको इस NAV में से लेस करना है बेटा क्या? डिडक्शन।
लेस करना है क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24 क्या लेस कर देना है आपको, डिडक्शन लेस कर देना है। अब देखो अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शंस हैं, क्या बोला था मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से बेटा इंटरेस्ट लिखा हुआ है, लोन का अमाउंट नहीं बोल रहा मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा क्या लेस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। तो ये जो दो अमाउंट आपका बेटा आएगा, इन दोनों अमाउंट को यहां पे क्या कर देना है, लेस कर देना है, इन दोनों अमाउंट को यहां पे क्या कर देना है, लेस कर देना है। अब ध्यान से बेटा ये 30% का NAV क्यों मिलता है, इसका लॉजिक समझाता हूं। एक्चुअली अपन जब रेंट लेंगे, रिसीव करेंगे, तो हमारे कुछ खर्चे भी होंगे, बहुत सारे खर्चे होंगे, लाइक प्लम्बर के खर्चे होंगे, व्हाइट वॉशिंग के खर्चे हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेरे एक्सपेंसेस होंगे। तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि अपन को इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, ठीक है, लेकिन हमें वो खर्चे का बेनिफिट तो दो। तो डिपार्टमेंट ने बोला यस यस वो तुम्हारा खर्चा है, उसको तो माइनस कर लो। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, लोग अननेसेसरी खर्चा वसूल रहे थे, खर्चे होते थे 10 रुपए, दिखाते थे 10,000, ठीक है। इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, खर्चों के ऊपर एक लिमिट लगा दिया। क्या बोला कि ठीक है मैं तुझे खर्चा दूंगा, एक्चुअल एक्सपेंस में तेरा बिल्कुल नहीं देखूंगा, कितना हुआ नहीं हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा NAV का 30% तू लेस कर लेना। समझा। तो ये किसी ने पूछा कि NAV का 30% क्यों मिलता है, तो सिंपल क्या बोलोगे, सर खर्चे के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा रखा था डिपार्टमेंट ने, इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या लगा दिया, लिमिट, कि एक्सपेंसेस तुम्हें बस कितने देंगे, 30% ऑफ NAV। तो एग्जाम में कितना भी तुझे कंफ्यूज करे, एक्चुअल एक्सपेंस ऑल टुगेदर टू बी इग्नोर, चाहे वो इंश्योरेंस का खर्चा हो, प्लम्बर का खर्चा हो, व्हाइट वॉशिंग का खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो, सीधा इग्नोर कर देना। आई बातें समझ में। अब जो तुम्हारा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा बेटा इनकम, ठीक है, क्या निकल के आएगा, इनकम। सौरभ यहां तक आ रहा है क्या, यहाँ यहाँ देखो ये आपका इनकम आ गया। अब ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, इस इनकम में आपको ऐड करना है अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव, ठीक है। अब ध्यान से, जो भी आपका अनरियलाइज्ड रेंट आएगा हमेशा उसको इनर कॉलम में लिखना, और इसमें से लेस कर देना 30% ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव। सीधा बेटा ये जो रेंट आएगा उसमें से सीधा कितना माइनस कर देना, 30%। अब यहां पे वो 30% माइनस करके अब यहां पे टोटल अमाउंट लिखना। अब जो तुम्हारा ये टोटल आ जाएगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसी इनकम के ऊपर क्या लगता है बेटा, टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो दोबारा से पूरा समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या लेना है अपन को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेना है, GAV लेना है। इस GAV में से लेस क्या कर देना है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड, फिर लेस कर देना है अनरियलाइज्ड रेंट। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट के 3 कंडीशन, टेनेंट मस्ट बी बोनाफाइड, टेनेंट शुड नॉट ऑक्युपाई एनी अदर हाउस ऑफ द assessee, एंड थर्ड, ऑल रीजनेबल स्टेप हैज बीन टेकन फॉर रिकवरी ऑफ रेंट बट फेल। सारे रीजनेबल स्टेप मैंने लगाए लेकिन मैं फेल कर गया रेंट रिकवरी में। उसके बाद लेस कर देना है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय लैंडलॉर्ड। टेनेंट की ऑब्लिगेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, वाटर बिल देना, मेंटेनेंस चार्ज देना, ये टेनेंट की ऑब्लिगेशन है। तो अगर वो ऑब्लिगेशन लैंडलॉर्ड बियर कर रहा है तो उसको लेस कर दो, और टेनेंट से रेंट के अलावा अगर कुछ भी आप ले रहे हो तो आप एडिशनल कंसिडरेशन क्या कर देना, ऐड कर देना। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, NAV निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझना, कभी कभी आप एग्जाम में ऐसा भी करके आओगे तो चलेगा। ये जो 2 कैलकुलेशन बेटा मैंने आपको बताया है, लेस कर देना है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट, ये जो 2 कैलकुलेशन है, अगर इस कैलकुलेशन का आप एडजस्टमेंट सीधा एक्चुअल रेंट रिसीव में करते हो तो भी चलेगा। एक्चुअली में आपने जो रेंट रिसीव किया, अगर उसका कैलकुलेशन यहां ना करके आप सीधा उस एक्चुअल रेंट रिसीव में कर दो तो भी चलेगा।
अब एक्चुअल रेंट रिसीव का यूज कहां पे आता है? जीएवी निकालने में, ठीक है। तो जब मैं जीएवी निकालना सिखाऊंगा तब इन दोनों का ट्रीटमेंट एक और दूसरा बता दूंगा। चाहे आप ये वाला ट्रीटमेंट करो तो भी सही है और दूसरा ट्रीटमेंट करोगे तो भी सही है। आई बात है समझ में? अब ध्यान से, लॉमेकर क्या बोल रहा है, जब एनएवी आ जाएगा तो उसमें से लेस क्या कर देना? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी, ये लेस कर देना। अब इसमें ऐड क्या कर देना? अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, ठीक है, और उसमें से लेस कर देना 30% ऑफ अनरियलाइज रेंट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देना और ध्यान से सुनना। इसका बेटा हम अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड का क्या ले रहे हैं? एग्जांपल देखो, मान लो 1920 में मेरा 2 लाख रुपीस का रेंट जो है वो अनरियलाइज हुआ, अनरियलाइज रेंट, ठीक है। 2 लाख का रेंट मेरा क्या हुआ बेटा? अनरियलाइज हुआ। तो एक बात मुझे बताओ, ये 2 लाख 1920 में जब कैलकुलेशन करूंगा तो यहां पे माइनस होना चाहिए। इधर देखो, ये 2 लाख 1920 में जब कैलकुलेट करूंगा तो यहां पे माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मुझसे वो 3 सवाल पूछे तो मैंने सबके आंसर दिए। अब गवर्नमेंट को लगा कि यस सच्ची में इसका रेंट क्या हो गया है? अनरियलाइज हो गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अमित सुनना, तेरा 1920 में 2 लाख का रेंट अनरियलाइज हुआ, एक काम कर, तू 1920 में सिर्फ 1 लाख माइनस कर। 1920 में सिर्फ कितना माइनस कर? 1 लाख माइनस कर। जो बचा हुआ तेरा बैलेंस 1 लाख है ना, वो मैं तुझे 2021 में दे दूंगा, ठीक है। मुझे 2 लाख का डिडक्शन चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है मुझसे कि भाई तू अभी 1 लाख का डिडक्शन ले ले और अगले साल बाकी का 1 लाख ले लेना। मैंने बोला कोई बात नहीं, अपन को तो बस 2 लाख क्या चाहिए? माइनस चाहिए, क्योंकि वो 2 लाख मुझे रिसीव नहीं हुआ है तो मैं उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना चाहता, ठीक है। तो मैंने 1920 में 1 लाख का डिडक्शन बेटा ले लिया, ठीक है। लेकिन 2021 में जब मैं 1 लाख का डिडक्शन लेने के लिए गया तो जो मेरा टेनेंट था ना वो आया वापस और मुझे क्या बोलता है कि सर मैं आपका 2 लाख रुपए का रेंट लेके भाग गया था 1920 में, 1920 में। सो अब मैं आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दे रहा हूं 1,80,000। ये 1,80,000 मुझे कब आ गया? 2021 में। 1,80,000 मुझे कब आ गया बेटा? 2021 में। अब मुझे बताओ 1,80,000 तो मुझे रिकवर हो गया ना। मेरा टेक्निकली डूबा कितना था? 2 लाख, लेकिन रिकवर कितना हो गया? 1,80,000। मुझे बताओ टेक्निकली मेरा डूबा कितना? ओनली 20,000। देख भाई 2 लाख का मेरा रेंट था अनरियलाइज, उसमें से डिडक्शन 1 लाख का क्लेम कर चुका हूं, लेकिन 2 लाख में कितना रिकवर हो गया? 1,80,000 रिकवर हो गया। तो मेरा टेक्निकली डूबा कितना? ओनली 20,000 मेरा टेक्निकली डूबा। ओनली कितना डूबा बेटा? 20,000 डूबा। लेकिन मुझे बताओ डूबा 20,000, लेकिन मैं ऑलरेडी माइनस कितने का ले चुका हूं? 1 लाख का। गलत किया ना, मुझे माइनस कितने का लेना चाहिए था? ओनली 20 का। तो अब मैंने कितने का ज्यादा माइनस ले लिया? 80 का ना। वही 80 बेटा यहां पे लिखेंगे अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। समझ में आया 80 कहां से लिखना है? क्योंकि सर मेरा 20,000 ही टेक्निकली डूबा और मैंने डिडक्शन कितने का क्लेम कर चुका था? 1 लाख का। मैंने 80,000 का ज्यादा डिडक्शन क्लेम किया, वही 80,000 यहां पे अपन को लिखना है अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड। समझ में आया? और इसी 80,000 का 30% क्या कर देना है? लेस। तो 80,000 का 30% कितना होगा? 24,000। तो 80 में से 24,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बेटा? 56,000। 56,000 क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल। समझा अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड का ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो जो आपका रेंट रिकवर हुआ उसमें से सीधा 30% क्या कर देना? माइनस। अब 30% क्यों माइनस करना है? एक बात मुझे बता बेटा, अगर मेरा रेंट अनरियलाइज ही नहीं हुआ होता तो मैं सारा रेंट यहां दिखाता। जब यहां पे मैं सारा रेंट दिखाता तो क्या मिलता मुझे? 30% का डिडक्शन मिलता ना, क्योंकि वो सारा रेंट मेरे एनएवी में ऐड होता। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मेरा अनरियलाइज रेंट रिकवर हो रहा है तो मुझे क्या दे दो? 30% का डिडक्शन दो। आई बातें समझ में? ये चार्ट अच्छे से सबको क्लियर हो गया? पक्का? कोई डाउट? लास्ट टाइम बेटा सबसे पहले क्या लेना है बोलो? उसमें से लेस क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड। लेस क्या करोगे? अनरियलाइज रेंट। लेस क्या करोगे? ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय लैंडलॉर्ड। ऐड क्या करोगे? एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम टेनेंट। क्या निकल के आ जाएगा? एनएवी।
उसमें से लेस क्या कर देना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला क्या डिडक्शन लेस करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा क्या डिडक्शन लेस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। क्या निकल के आ जाएगा आपका इनकम, और उस इनकम में क्या ऐड कर देना, अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, और लेस क्या कर देना 30% ऑफ अनरियलाइज रेंट। तो अब दोनों को ऐड करके टोटल इनकम कितना आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसी के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। रफ करो। अब हम सीखेंगे हाउ टू कंप्यूट GAV। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा बेटा और अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना। चलिए, अब हम क्या सीख रहे हैं बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ GAV। क्या सीख रहे हैं, GAV। ध्यान से सुनो, GAV को कंप्यूट करने के लिए हाउस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में बेटा, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ध्यान से देखना कैटेगरी कौन कौन सा है। पहला कैटेगरी, लेट आउट फॉर फुल ईयर, पूरे साल तूने लेट आउट किया, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है लेट आउट पार्ट ऑफ ईयर और पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब खुद रहा, यानी 12 महीने में कुछ महीने के लिए तुमने लेट आउट कर दिया। अब कुछ महीने कुछ भी हो सकता है बेटा, 2 महीना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, करेक्ट है। थर्ड मैंने क्या बोला, लेट आउट पार्ट ऑफ ईयर और पार्ट लाइंग वेकेंट। पार्ट क्या रहा बेटा, खाली पड़ा रहा। और लास्ट सेल्फ ऑक्युपाइड होल ईयर, पूरे साल में क्या रखा बेटा, सेल्फ ऑक्युपाइड। पूरे साल क्या रहा, सेल्फ ऑक्युपाइड। ये जो ये वाले घर है ना बेटा, इसको बोलते हैं एलओपी। लेट आउट वाले को घर को क्या बोलते हैं, एलओपी, और सेल्फ ऑक्युपाइड को एसओपी। तो आप शॉर्ट में इसको एसओपी याद रखो, और ये जो तीनों घर हैं इसको क्या याद रखोगे, एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। समझा? ध्यान से देखना, मैंने घर को कितने टाइप में डिवाइड कर दिया, 4। हमेशा जब भी तुम GAV निकालोगे तो पहले क्वेश्चन में देख लेना इसमें से घर कौन सी कैटेगरी में आता है। पहला कौन सी कैटेगरी का है, पूरे साल लेट आउट, यानी 12 महीने पूरे मैंने लेट आउट किया। दूसरा में कुछ महीने मैंने लेट आउट किया और कुछ महीने में खुद रहा। तीसरा कुछ महीने में लेट आउट किया और कुछ महीने खाली पड़ा रहा। और चौथा पूरे साल क्या रहा बेटा, सेल्फ ऑक्युपाइड रहा। ठीक है, पहले इससे शुरुआत करते हैं। अगर पूरे साल में सेल्फ ऑक्युपाइड रखूं तो क्या खुद को रेंट दूंगा, नहीं ना, तो GAV नहीं होगा। अब मान लो अगर GAV 0 है तो उसमें से लेस क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स अगर मान लो 10 रुपए होंगे तो क्या आएगा, माइनस। नालायक, 0 में से क्या चीज माइनस होता है जरा बताना मुझे। कौन से मैथ की क्लास में पढ़ा था ऐसा कि 0 में से कुछ माइनस कर सकते हैं हम, कुछ होगा क्या? जब GAV नील है तो बेटा म्युनिसिपल टैक्स कुछ माइनस ही नहीं हो पाएगा। अब मुझे बताओ अनरियलाइज रेंट होगा क्या? भाई सेल्फ ऑक्युपाइड घर है तो अनरियलाइज रेंट की बात ही क्यों करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली बेटा क्या हो जाएगा इसका, NAV नील, NAV नील हो जाएगा। NAV क्या हो जाएगा बेटा, नील हो जाएगा। करेक्ट है। अब ध्यान से आ जा इस वाले घर पे, मैंने पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट किया और पार्ट ऑफ द ईयर खाली पड़ा रहा। पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट किया, पार्ट ऑफ द ईयर खाली पड़ा रहा। एग्जाम्पल से समझो। एक बात मुझे बता बेटा, 12 मंथ्स में, ध्यान से देखना एग्जाम्पल, 12 मंथ्स में 7 मंथ मेरा लेट आउट रहा, ठीक है, और 5 मंथ्स मैं एक्चुअली बाहर चला गया था काम करने तो वेकेंट रहा। तो एक्चुअली में मुझे रेंट कितने महीने का मिलेगा, सिर्फ 7 महीने का उस साल में रेंट आएगा। तो लॉ मेकर क्या बोलता है, GAV इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव, GAV इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव। लेकिन बेटा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है, तो वहां पे स्टैंडर्ड रेंट होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट होता है। अब एक बात बता, मान लेते हैं अंधेरी में रेंट कंट्रोल एक्ट लग रहा है। अब वहां का स्टैंडर्ड रेंट है, नॉर्मली इस फ्लैट को तो किराए पे लगाएगा, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, कम से कम इसका 10,000 तो होगा ही होगा। तो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रेंट कितना फिक्स कर रखा है,
10,000, करेक्ट है। अब तू मान ले यहां पे एक्चुअल रेंट रिसीव दिखा रहा है 9,000, तो क्या गवर्नमेंट मानेगा? गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भाई इसका स्लैब कम से कम कितना है, 10 ना। मैं कैलकुलेशन किस पे करूंगा, 10 पे। तू भले 9 पे कर, मुझे क्या फर्क पड़ता। क्यों? तुम झोल कर रहा है, तुम झोल कर रहा है। और मुझे बताओ, क्या कभी अगर गवर्नमेंट बोल रहा है 10,000 तो क्या हम 10,000 ही रेंट लेंगे? अपन तो ऑलवेज हायर लेने की बात करेंगे ना। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, भाई कम से कम जो मैंने फिक्स किया वो तो दे। तो ध्यान से, कभी कभी आपको क्या होगा कि क्वेश्चन में इस एक्चुअल रेंट रिसीव को बेटा कंपेयर कर लेना स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर कर लेना? स्टैंडर्ड रेंट से। और फिर क्या ले लेना, विच एवर इज हायर। मैं यहां पे लिख नहीं रहा, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि अगर वेकेंट है प्लॉट तो सीधा एक्चुअल रेंट रिसीव इज द जीएवी। लेकिन अगर तुम्हारे उस क्वेश्चन में उस घर का क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट, तो जस्ट कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड रेंट से कि क्या जो मैंने एक्चुअली रिसीव किया है वो कहीं कम तो नहीं है। अगर कम होगा तो डिपार्टमेंट मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो क्या बोलेगा कि स्टैंडर्ड रेंट तो इतना मैं लूंगा ही लूंगा। समझ में आ गया? श्री समझा? मैं ये बोल रहा हूं एक्चुअल रेंट रिसीव इज द जीएवी। अब देख यहां पे मैंने 7 महीने लेट आउट किया, तो अगर मान ले 7 महीने मैंने 10,000 पर मंथ पे लेट आउट किया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने 10,000 किराया लिया, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला मेरा जीएवी कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा अपने वाले इस एग्जांपल में। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि बेटा मैंने तो इसका स्टैंडर्ड रेंट 12,000 पर मंथ फिक्स कर रखा है, तो क्या हम 10,000 देंगे, गवर्नमेंट मान लेगा? बिल्कुल ना माने। वो क्या बोलेगा, भाई मैंने कितना फिक्स कर रखा है, 12, और तू मुझे कितना दिखा रहा है, 10, इसका मतलब झोल है। तो अपन क्या लेंगे फिर, 12 स्टैंडर्ड रेंट। यही तो बोला मैंने, स्टैंडर्ड रेंट। आई बातें समझ में या नहीं? पक्का याद रहेगा? तो चलिए देखिए, 2 चीज में हमने जीएवी निकालना सीख लिया। एसओपी घर का जीएवी होता ही नहीं है, तो उसका एनएवी क्या होगा, नील। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट खाली पड़ा है तो उसका जीएवी कैसे निकालते हैं, जीएवी इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव। लेकिन माइंड में याद क्या रखना है, दैट एक्चुअल रेंट रिसीव शुड नॉट बी लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। याद रहेगा नोट, दैट एक्चुअल रेंट रिसीव शुड नॉट बी लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। अगर वो लेस देन स्टैंडर्ड रेंट है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेंट। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी बेटा ऐसा हो जाता है, बुक्स में भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। एक बात मुझे बता, तूने घर को लेट आउट किया 7 महीने के लिए, तो स्टैंडर्ड रेंट 12 महीने का लेगा? नहीं। क्यों लू 12 महीने का? अससी इतना बेवकूफ है कि वो 7 महीने घर को किराया लगा रहा है और गवर्नमेंट उससे बोल रहा है नहीं नहीं तो मैं तो 12 महीने पे कैलकुलेशन करूंगा। काहे का भाई, मेरी 7 महीने की रिसीव हुई ना, तो मैं 12 महीने का आपको क्यों दूं? आ रही है बातें समझ में? कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, बुक्स में भी मिस्टेक हो जाती है। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से, इन दोनों का जीएवी निकालने का सेम तरीका है बेटा। इन दोनों का जीएवी निकालने का सेम तरीका है। सुनने पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इन दोनों का जीएवी निकालने का सेम तरीका है। कौन से घर को डील कर रहे हैं, लेट आउट फॉर फुल ईयर और लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, देखो जब भी इस घर का तुम जीएवी निकालना तो पहले क्वेश्चन में से 4 चीजों को ढूंढ के जिस ऑर्डर में बोल रहा हूं उसी ऑर्डर में लिखना। क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढोगे, पहला ढूंढो म्युनिसिपल वैल्यू। क्या ढूंढोगे, म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा ढूंढोगे आप फेयर रेंटल वैल्यू। शॉर्ट में ये क्वेश्चन में लिखा होता है एमवी, एफआरवी ऐसा लिखा होगा। थर्ड स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ये बेटा आपको एसआर लिखा होगा। एंड फोर्थ एक्चुअल रेंट रिसीव, ARR। करेक्ट है, एक्चुअल रेंट रिसीव। पहले क्वेश्चन में ये 4 चीजों को ढूंढ लेना और इसी ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में हमने लिखा है। ठीक है, जब आप इन 4 चीजों को इस ऑर्डर में लिख लोगे, इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करना। इन दोनों में से क्या ले लेना, हायर ले लेना। ठीक है,
अब ये जो हायर आ जाएगा ना बेटा, ये जो हायर आ गया, ये जो आपका हायर आया ना, इस हायर को कंपेयर कर देना स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर कर देना? स्टैंडर्ड रेंट से। तो अब इन दोनों का क्या ले लेना? लोअर। क्या ले लेना? लोअर। इसी लोअर को बोलते हैं बेटा एक्सपेक्टेड रेंट। कम से कम इतना रेंट तो मैं चाहता ही हूं ना, इतना रेंट तो आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला? स्टैंडर्ड रेंट से कम तू लेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। अब तुम क्या करना बेटा, इसी एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर कर देना एक्चुअल रेंट रिसीव से। ठीक है, अब इन दोनों का यानी एक्सपेक्टेड रेंट का और एक्चुअल रेंट रिसीव का जो हायर आएगा ना, वही तेरा क्या कहलाएगा बेटा? वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? GAV। वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? GAV। देखो हमने क्या बोला? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, और इस हायर और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करना है विच एवर इज लोअर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज हायर इज द GAV। विच एवर इज हायर इज द GAV। आया समझ में? पक्का? अब ध्यान से एक बात सुनना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग हो, अगर क्वेश्चन में क्या ना दे रखा हो? स्टैंडर्ड रेंट ना दे रखा हो, तो ये जो तीन बातें बची ना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट रिसीव, इन तीनों का हायर इज द GAV। समझा? तो देखो यहां पे लिख रहा हूं, ये आ रहा है क्या? इफ स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन, देन क्या करेंगे? जल्दी बताओ। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट रिसीव, इन तीनों में से विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर इज द GAV। ठीक है, अभी याद है मैंने आपको दो चीजों का एडजस्टमेंट बोला था, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब उन दो चीजों का एडजस्टमेंट ध्यान से सुनो। जो अपन ने अभी कौन से दो एडजस्टमेंट बेटा? ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय लैंडलॉर्ड और एडिशनल कंसिडरेशन। आप चाहो तो अब जब आप ये कंपैरिजन करोगे ना, तो एक्चुअल रेंट रिसीव में से ही उसको माइनस और ऐड कर देना। यानी जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव होगा ना, उसमें से क्या लेस कर देना? ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय लैंडलॉर्ड, और ऐड क्या कर देना? एडिशनल कंसिडरेशन। तो जब ये चीज, एक चीज लेस और दूसरा चीज ऐड करोगे, पता है इसी को क्या बोलते हैं? एग्जाम में कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफेक्टो रेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिफेक्टो रेंट। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ले डिफेक्टो रेंट क्या होता है, तो आप क्या करोगे? ध्यान से, ये आ रहा है ना पूरा यहां तक? क्या पढ़ रहे हैं हम? डिफेक्टो रेंट। ये बेटा MCQ में 1 नंबर में आ जाएगा आपको। डिफेक्टो रेंट क्या होता है? तो क्या बोलोगे? डिफेक्टो रेंट का मतलब क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीव। करेक्ट है? उसमें से लेस क्या करोगे? जल्दी बताओ, लेस क्या करना है? ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय ओनर, और ऐड क्या करना है? एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव्ड। एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव, तो ये लेस कर देना और ये ऐड कर देना। यही आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? डिफेक्टो रेंट। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा 1 नंबर का आ जाता है, डिफेक्टो रेंट कंप्यूट करने का। ठीक है, तो जो बच्चे पहले पढ़े थे उनको नहीं बताया था, उनको सिर्फ एक मेथड बताया था। आप चाहो तो इस तरीके से भी करके आ सकते हो।
चलो एक बार सुनने पे भी ध्यान दे लेना। हमने क्या निकालना सीखा है बेटा? GAV। ठीक है, कैसे निकाला हमने? घर को हमने कितने कैटेगरी में बांट दिया? 4 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी पूरे साल लेट आउट, और दूसरा कैटेगरी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। कैसे निकाला GAV इन दोनों घर का? तो हमने 4 चीजें क्वेश्चन में से ढूंढी। क्या क्या? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव। अब बोलोगे अमित सर एक बात बताओ, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है उस घर की अर्निंग कैपेसिटी की, इतना वो कमा सकता है। फेयर रेंटल वैल्यू एक्चुअली मार्केट में क्या रेंट चल रहा है, हमेशा मार्केट का रेंट क्या होगा बेटा? हायर होगा। और स्टैंडर्ड रेंट, गवर्नमेंट ने एक रेंट की लिमिट फिक्स कर रखी है, इतना तो कम से कम होगा ही। बट क्या ये हर एक जगह पे होगा? नहीं। कहां पे होगा? जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा, सिर्फ वहीं पे होगा। और एक्चुअल रेंट रिसीव, तूने कितना रिसीव किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हायर, जो हायर आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, और जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। तो कभी कभी बेटा एग्जाम में तुझे एक्सपेक्टेड रेंट निकालने को पूछ देगा, तो कंपेयर सिर्फ 3 आइटम को करना है, समझा? अब जो तेरा एक्सपेक्टेड आएगा उसको किससे कंपेयर कर? एक्चुअल रेंट रिसीव से, विच एवर इज द GAV। अच्छा, लेट आउट अगर पार्ट ऑफ द ईयर एंड पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वेकेंट है तो सिंपल क्या करना है? एक्चुअल रेंट रिसीव इज द GAV। लेकिन मैंने एक टिप्स क्या बताया, अगर तेरे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो तू एक्चुअल रेंट जो तूने निकाला है उसको किससे कंपेयर कर ले? स्टैंडर्ड रेंट से। और कौन सा वाला ले लेना? हायर वाला। आई बातें समझ में? और सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट क्या होता है? नील। ठीक है, आगे अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ दे फाइंड आउट द डिफेक्टिव रेंट, डिफेक्टिव रेंट कैसे निकालेंगे? तो क्या करोगे? एक्चुअल रेंट रिसीव जो आया उसमें से लेस कर देना है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय लैंडलॉर्ड। क्या बोला था? इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और मेंटेनेंस चार्ज। और ऐड क्या कर देना है? रेंट के अलावा जो भी होता है। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? अब एक बात, सर ऐसा फॉर्मूला क्यों बना? ये तो बात होगी, हमने रट लिया, डिपार्टमेंट ने बोला, अपन ने रट लिया, लेकिन ऐसा फॉर्मूला क्यों बना? क्यों? वी इंडियंस आर जुगाड़ू पर्सन, हम हर एक जगह पे कुछ ना कुछ लूपहोल्स निकाल लेते हैं। तो हम इंडियंस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला बनाया गया है। अगर मान लो सीधा ये बोला होता एक्चुअल रेंट बता तुझे कितना आया, ठीक है, तो बेटा हम कभी एक्चुअल रेंट ज्यादा बताते, कभी हमेशा क्या बताते? कम बताते। कैसे कम बताते? अब अगर मान लो सोमेश मेरा टेनेंट है या मैं सोमेश का टेनेंट हूं, सोमेश ने मुझे 3 BHK का फ्लैट क्या बोला? अमित सर ओनली 1000 रुपये लूंगा आपसे। आपको ही लगता कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा? 3 BHK का फ्लैट, वो भी अंधेरी में, 1000 रुपये में। ठीक है, और वो भी दूसरी खुशी इसने ये दी कि सर विदाउट डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ेगा। और तीसरी खुशी तब दी विथ इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। आपको लगता मैं इतनी ज्यादा खुशी कहां रखूं? बाहर है। लेकिन बाद में पता क्या बोलता है? अमित सर अब आपने रेंट तो मैंने आपको दे दिया, अब देखो मैं CMA कर रहा हूं, पढ़ा देना फ्री में। ठीक है, मेरे सर 4 पंटर भी हैं, उनको भी पढ़ा देना। ठीक है, मेरे 4 दोस्त भी हैं, उनको भी फ्री में कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सर कभी हो सके तो समोसा पूरी ये सब लेके आना। एक बात मुझे बता भाई, कर क्या रहा है ये? देखा जाए तो मुझसे रेंट के अलावा बहुत चीजें वसूल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या बोलता है कि सर साल के कम से कम 12 सिलेंडर तो दिलवा ही देना, 12 सिलेंडर गैस चूल्हा के भी दिलवा ही देना। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं बेटा, वो तो मैं किसी को नहीं दे सकता। ये बातें समझ में आ गई तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ एडिशनल कंसिडरेशन। आ रही ये बातें समझ में? पक्का? तो ये हमने क्या निकालना सीख लिया? GAV निकालना सीख लिया और NAV भी निकालना सीखा। GAV में से जल्दी बताओ क्या क्या लेस करेंगे? बोलो। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड, आइदर करंट ईयर, लास्ट ईयर या फ्यूचर ईयर, बस पेड होना चाहिए। अच्छा, टेनेंट पे करेगा तो नहीं। अच्छा, अगर मान ले क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 15,000 का म्युनिसिपल टैक्स है
ठीक है, उसमें से 50% टेनेंट ने पे किया है, तो अपन लेस कितना करेंगे, ओनली 50% जो लैंडलॉर्ड ने किया है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में दे रखा होता है परसेंटेज म्युनिसिपल टैक्स का कि 10% मेरा म्युनिसिपल टैक्स है। हमेशा याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स हो, वाटर टैक्स हो या सीवेज टैक्स हो, ये टैक्स ऑलवेज म्युनिसिपल वैल्यू का जाता है। याद रहेगा क्या क्या बोला मैंने। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि म्युनिसिपल टैक्स इज 10%, तो 10% किसका निकालेगा, म्युनिसिपल वैल्यू का। क्या क्या बोला मैंने, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स, सीवेज टैक्स समझते हो ना, नाले की साफ सफाई, ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्स, ये हमेशा किसका निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू का। जो भी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वही परसेंटेज निकालना है, कोई फिक्स परसेंटेज इसका नहीं है, हर एक स्टेट अपना अलग अलग लेती है। आ रही है बातें समझ में, पक्का, क्लियर। गेम खेले सर, इसी की तो उम्मीद कर रहे थे हम। कौन सा गेम नालायक, वो आउटर गेम नहीं सर, ये वाला गेम लोअर केस का कर लो, ये ऐसा लिया, उसके बाद क्या करना है, फिर जो एक्सपेक्टेड आ गया, एक्सपेक्टेड को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट रिसीव से, विच एवर इज हायर इज द जीएवी। खेले गेम, एक्चुअल रेंट रिसीव माइनस अनरियलाइज्ड रेंट का भी हम लोग ने इससे सम किया कराता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ करेंट जो बड़ा रहेगा उसका एक्सपेक्टेड रेंट। नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर को स्टैंडर्ड रेंट से, हाँ स्टैंडर्ड का जो लोअर आएगा ना वो एक्सपेक्टेड है। वो बातें समझ में आ गई। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, हमारी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल कुछ अलग तरीके से रन करती है, ठीक है, लूपहोल्स नहीं बोल रहा, अब उनका निकालने का तरीका अलग है, ध्यान से देखना। अभी अपन ने क्या सीखा, ओ बेटा शांत, अभी हमने क्या सीखा, हमने अनरियलाइज रेंट बेटा कहां से माइनस किया, जीएवी में से, ठीक है। लेकिन आप जब मॉड्यूल्स के सम्स देखोगे ना तो वो क्या करते हैं, अनरियलाइज रेंट को माइनस कर देते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव में से, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, अनरियलाइज रेंट को कहां से माइनस कर देते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव से। जैसे देखो मॉड्यूल्स में आपको कैसे दिखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव। और मॉड्यूल में कैसे होता, ध्यान से, म्युनिसिपल वैल्यू बेटा 12 महीने का होगा, ये भी 12 महीने का होगा, ये भी 12 महीने का होगा। लेकिन क्या एक्चुअल रेंट रिसीव ऑलवेज 12 महीने का हो सकता है क्या, कम ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं, 12 तो रहेगा ही रहेगा, कम हो सकता है, ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मान लो मेरा एक्चुअल रेंट 12 महीने का दे रखा है, लेकिन हुआ क्या, 3 महीने का अनरियलाइज हो गया, 3 महीने का क्या हो गया, अनरियलाइज हो गया। अब हमारी इंस्टीट्यूट क्या करती है कि जो एक्चुअल रेंट रिसीव है उसी में से पहले हम ये 3 महीने का अनरियलाइज क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। अब एक बात बता, ये एक्चुअल रेंट में से 3 महीने का अनरियलाइज माइनस करने के बाद मेरा एक्चुअल रेंट कितने महीने का बचा, ओनली 9 महीने का। अब तू कर क्या रहा है, इस 9 महीने के रेंट को किससे कंपेयर कर रहा है, यहां पे 12 महीने का म्युनिसिपल वैल्यू, 12 महीने का एफआरवी, विच एवर इज हायर, हायर के साथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, और फिर इसके साथ ये। तो एक बात मुझे बता, गवर्नमेंट ने जो तुझे प्रॉमिस किया था अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट दूंगा, वो बेनिफिट मिला क्या, बताओ। अनरियलाइज रेंट बोला था ना गवर्नमेंट ने कि लेस कर दूंगा, क्या लेस हुआ क्या, इनडायरेक्टली तो तुझे 12 महीने का पूरा जा रहा है। इसलिए बेटा मॉड्यूल्स में ऐसे किए गए हैं, समझ में आ गया नहीं आया। अनरियलाइज रेंट हमने क्या बोला कि लेस करूंगा, उन्होंने क्या बोला, 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, लेस कर दूंगा। जब वो अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में से रिसीव कर रहे तो ये अमाउंट कम हो जाएगा और ये बाकी अमाउंट 12 महीने का रहेगा, तो हायर कौन सा आएगा, 12 महीने। तो अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट मिला, नहीं मिला। क्या बेटा पास होना है तो मॉड्यूल का ही फॉलो करना पड़ेगा, और क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट थोड़ी जा सकते हैं, भले हमारे साथ गलत हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई क्या फर्क पड़ता है।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भी यही फॉर्मूला करना है। क्या फाइल करते वक्त आपका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते बेटा? फाइल करते वक्त भी फाइल करते वक्त भी स्कूटनी आ जाएगा तुम्हारे पे। अगर तूने मेरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो स्कूटनी आ जाएगा। हाँ ना, कभी नहीं। ट्रेन तो तेरा 12 महीने का ही पकड़ेंगे ना उन लोग। स्टैंडर्ड तो 12 का ही लेंगे ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत हो वो कर रही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये बोल रही कि अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट दे रहा हूँ, तो ऐसे कैलकुलेशन में तो मुझे अनरियलाइज का बेनिफिट नहीं मिल रहा ना। ऐसे कैलकुलेशन में मुझे अनरियलाइज का बेनिफिट नहीं मिल रहा। गेम खेले बेटा? चलो सबसे पहले हम जीएवी निकालना, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, फाइंड आउट करना है क्या बेटा? जीएवी फाइंड आउट करना है। शांत नालायको शांत। आपके पास फटाफट कैलकुलेट करके बताना। म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट नील और एक्चुअल रेंट रिसीव 6 लाख। आपको फाइंड आउट करना है क्या? जीएवी। अब ध्यान से बेटा, क्वेश्चन में कहीं भी मैंने क्या लिखा है, घर किस कैटेगरी का है? नहीं लिखा ना। तो जब तुम्हारे क्वेश्चन में कभी भी कैटेगरी ना बता रखा हो तो हमेशा क्या मान लेना? पूरे साल लेट आउट। ठीक है, एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था? अगर पूरे साल लेट आउट का क्वेश्चन होगा और स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग हो तो क्या बोला था? विच एवर इज हायर। तो तीनों का हायर कौन सा आएगा बेटा? 9 लाख इज योर जीएवी। आ रही है बातें समझ में? क्वेश्चन एकदम चिंदी था। ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद एग्जाम में बिल्कुल नहीं करने का। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए, भगवान को नहीं नालायक, इंस्टीट्यूट को और ज्यादा खुशी मनाने का डांस करके। इससे ज्यादा खुशी हो सकती है क्या? नहीं। ऐसे क्वेश्चन मान लो अगर 20 आ गए और सब एक एक नंबर के, मैं तो सीधा मिठाई का डब्बा भेजो जिसने पेपर सेट किया था। 20 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे ना भाई। एक एक नंबर के भी क्वेश्चन है, 20 नंबर बस ऐसा इंस्टीट्यूट वाले कर दे, मैं तो मिठाई का डब्बा भेजू, सगुन लेके जाऊं पूरा और पूजा भी करके आऊं, उनकी फूल माला सब चढ़ा के आऊंगा मैं तो। क्यों भाई? 20 नंबर तो मेरे कहीं नहीं गए। आजा बेटा, सेकंड क्वेश्चन देख लो, ध्यान से बताना। म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख और नहीं बेटा ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। स्टैंडर्ड रेंट ये गलत हो गया, 9 लाख। स्टैंडर्ड रेंट बेटा 6 लाख। एक्चुअल रेंट रिसीव इज द 8 लाख। अब बताओ, अपन को यहाँ पे चारों फिगर दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या था? विच एवर इज, तो 9 लाख, विच एवर इज तो 6 लाख, विच एवर इज 8 लाख इज द जी। 8 लाख इज द जी। आ रही है बातें समझ में? चलो अब आपको क्या पूछ रहा हूं फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करना। एक्सपेक्टेड रेंट में आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? एक्सपेक्टेड रेंट पूछ रहा हूं। आपको डाटा दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख, एक्चुअल रेंट रिसीव 5 लाख। जल्दी से बताओ एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा? मैं तुझसे एक्सपेक्टेड पूछ रहा हूं, जीएवी नहीं पूछ रहा। तो हम क्या बोलेंगे? विच एवर इज हायर, विच एवर इज दिस लोअर इज द एक्सपेक्टेड रेंट। ये बस तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने के लिए किया है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब कोई फिगर मिल जाता है ना, कुछ तो होगा, ऐसे ही थोड़ी एग्जामिनर ने लिखा है, वो कुछ तो होगा, बहुत कुछ है बेटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और हमारी बहुत गंदी आदत है, जब तक उसकी पूरी हम कैलकुलेशन कहीं ना कहीं खोपचे में गुजार ना दे तब तक अपन को मन ही नहीं भरेगा, आत्मा को तसल्ली नहीं मिलता। पूरा एग्जाम हॉल से निकलने टाइम कदम निकालने में डर लगता है, पता नहीं निकालूं कि बाहर नहीं निकालूं, है कि नहीं? पूरा एकदम। और फिर बाहर आके दोस्तों के साथ, भाई मैंने इसका कुछ नहीं किया, सौरभ बोल रहा भाई करना ही नहीं था कुछ, फिर भी भरोसा नहीं है, फिर भी भरोसा नहीं है। अभी अगर ये बोल दे सौरभ, अगर मान लो सोमेश आ रहा है क्लास और सौरभ ये बोल दे कॉल करके भाई क्लास आज छुट्टी, पक्का भरोसा करेगा, तुरंत कल्टी मारेगा उधर से तुरंत घर वापस। लेकिन इसमें भरोसा नहीं हो रहा भाई, वो बोल रहा भाई 5 लाख का कुछ नहीं करना था ना,
अब जब तक मुझे कॉल नहीं करेगा ना तब तक पूरी तसल्ली नहीं मिलती। आप बोलना करना आजा बेटा, अब ध्यान से आपको निकाल के बताना है मुझे NAV, डाटा मैं दे रहा हूं, ठीक है। NAV आपको निकालना है। म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 5 लाख, एक्चुअल रेंट रिसीव 9 लाख, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट 10,000। बताओ NAV कितना? तो आप क्या निकालोगे? पहले GAV निकालोगे। तो GAV निकालने के लिए हायर, फिर लोअर और फिर 9 लाख आ गया, और फिर ये अपना GAV आ जाएगा 9 लाख, और उसमें से लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स कितने का? 10,000 का। तो क्या आ जाएगा? 8,90,000 आ जाएगा ना। सर क्यों करे हम लेस? क्योंकि टेनेंट ने पे किया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब हमारा कॉपी पे पेन का फ्लो चलना शुरू होता है ना, तो जब तक पूरी शिद्दत से हम कर ना दे, रुकता नहीं है हमारा पेन। तो बेटा ये तो तुम्हें गुमराह करने के लिए दिया गया था। सीधा अपन का NAV क्या आ जाएगा? 9 लाख, क्योंकि हम लेस क्या करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू लिखेंगे जरूर, लेकिन क्या लिखेंगे? नील। क्यों नील लिखेंगे? क्योंकि टेनेंट ने पे कर रखा है। बातें समझ में आ रही? पक्का? अब एक अनरिलाइज वाला क्वेश्चन करें। चलो, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव, वैकेंसी पीरियड। म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 7 लाख, एक्चुअल रेंट रिसीव 10 लाख, और 2 मंथ्स के लिए घर बेटा खाली रहा। निकालो। तुम्हें क्या निकाल के दिखाना है? GAV। 2 महीने के लिए घर क्या रहा बेटा? खाली रहा। GAV निकालो। क्या लिखा हुआ है? म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 7 लाख, एक्चुअल रेंट रिसीव 10 लाख, और 2 महीने के लिए घर क्या था? खाली। अब मुझे बताओ कौन से कैटेगरी का घर हो गया? पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वेकेंट। चलो बताओ बेटा, उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था उसका? एक्चुअल रेंट रिसीव इज द GAV। यही फॉर्मूला था, एक्चुअल रेंट रिसीव इज द GAV। ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या मुझे रेंट पर मंथ दे रखा? नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव दे रखा है 10 लाख, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बोल रहा है नंबर ऑफ वैकेंसी पीरियड 2 महीने का है। अब यहां पे तो 2 अजम्पशन मान सकता है। क्या मान सकता है? कि भाई ये जो एक्चुअल रेंट है ये वैकेंसी के बाद वाला है, मतलब एग्जैक्ट 10 महीने का है, ठीक है। अगर तुम ये बोलता है कि नहीं नहीं ये एक्चुअल रेंट जो है 12 महीने का है, तो तुझे पहले पर मंथ रेंट निकालना होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं भाई? ये जो एक्चुअल रेंट है ये 10 लाख लिखा हुआ है, आगे पर एनम कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मान लेंगे कि ये जो एक्चुअल रेंट है ये 10 महीने का ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि 2 महीने तो घर खाली पड़ा है, तो यहां पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो सीधा हम क्या बोल देंगे, GAV इक्वल टू 10 लाख। आ रही है बातें समझ में? लेकिन अगर मान ले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि 10 लाख पर एनम, अब क्या करते? सबसे पहले हम एक्चुअल रेंट पर मंथ निकाल लेते। पर मंथ निकालने के लिए क्या करते? 10 लाख डिवाइडेड बाय 12, बताइए कितना आया? 10 लाख डिवाइड बाय 12। अरे ये क्या झंझट है, 8333, उस दिन भी यही हो रहा था। 333 और मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। ये समझ में आ गया?
कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर हो गया सारा कंसेप्ट? अच्छे से समझ में आया नहीं आया? बेटा ध्यान से एग्जाम में देख लेने का किस तरीके से लिखा हुआ है। पर एनम नहीं दिया तो सीधा एक्चुअल रेंट रिसीव ठोक के आ जाने का। लेकिन अगर मान लो यहां पे लिखा होता 7 लाख तो दिक्कत हो जाता ना। हमने क्या बोला था? स्टैंडर्ड, अच्छा 7 लाख स्टैंडर्ड रेंट भी है, दिक्कत नहीं होता। 6 होता तो दिक्कत हो जाती। 7 लेते हैं। 7 लेते फिर। समझ में आ गया? पक्का? चले बेटा आज के लिए बस इतना ही।